अस्सलाम वालेकुम जी। गल्फ स्ट्रीम की कहानी उलझती चली जा रही है। सवालात बेशुमार हैं, जवाब कोई भी नहीं। मरियम औरंगजेब ने जो आज दिन को ट्वीट किया उसमें कहा जी ये पंजाब हुकूमत का जहाज है। इससे पहले एयर पंजाब का जहाज अजमा बुखारी ने बताया था। तो एक झूठ को कवर अप करने के लिए जितने झूठ बोले गए हैं, अब रो रो के धमकियां दे के गुस्से में आके पंजाब हुकूमत हमें समझा रही है कि जी जुनैद सफदर मरियम नवाज के साहबजादे हनीमून मनाने जहाज पे वियाना नहीं गए। लेकिन सवालात हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। उमर अयूब साहब के जो सवालात हैं वो पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं। जिस सहाफ़ी वकास अहमद ने ये खबर दी थी, वो सहाफ़ी भी अड़ा हुआ है अपनी स्टोरी के ऊपर। ओपन सोर्स से हयात साहब ने क्या इन्फॉर्मेशन डाली उस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ प्लान ए बी सी डी, इमरान खान की रिहाइश फोर्स तैयार है, ये क्या कहानी है इस पर बात करेंगे। और हलाल सब्सिडी बमुकाबला हराम सब्सिडी, तुम करो तो डांस, तहरीक इंसाफ करे तो मुजरा, ये कैसे है, ये सब चीजें आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फीडबैक अपना मुझे जरूर दीजिएगा। अच्छा जनाबे वाला, मरियम औरंगजेब ने सुबह आके धमकी तो लगा दी। ये बेसिकली लोगों को डराने के लिए किया जाता है, धमकियां जो लगाई जाती हैं। जब ये धमकी लगा दी तो उसके बाद ये मसला और बढ़ गया। अब सब कह रहे हैं कि भाई लैंड होने से पहले पहले जुनैद सफदर साहब की एक वीडियो दिखाएं कि वो यहां पर मौजूद है। वीडियो क्यों नहीं दिखाई जा रही? वीडियो मांगी जा रही है, वीडियो नहीं आ पा रही। और जनाब इस वीडियो मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने बेसिकली झूठ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ही शुरू हुआ था। झूठ पहला अजमा बुखारी ने बोलना शुरू किया था, जो कि सदा की झूठी है। और उस झूठ के बाद फिर अब दोबारा जब ये जहाज वियाना चला गया तो खामोशी रही पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। फिर अजमा बुखारी साहिबा ने ये सवाल डाल दिया कि जी वो मेंटेनेंस के लिए वियाना गया हुआ है। हालांकि मेंटेनेंस इसकी रियाद में हो सकती है, सबसे ज़्यादा सिंगापुर में हो सकती है, जो कि करीब ममालिक है। तो ये वहाँ पर एक हफ्ता किसकी मेंटेनेंस करवाता, फिर झूठ पकड़े कैसे जाते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें अब लोग जो डाल रहे हैं। मैं आपको आज सिर्फ वो पढ़ के सुनाऊंगा। सबसे पहले तो मैडम मरियम औरंगजेब बहुत गुस्से में आई। उन्होंने आकर ट्वीट डाला कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, मैक्सिमम पनिशमेंटें दिलवाएंगे। शुक्र है ये नहीं कह दिया फांसी भी लगवाएंगे, कोड़े भी लगवाएंगे और उसकी एक नाक की साइड में रुई डाल के बंद भी कर देंगे। खैर जनाबे वाला, इस पर वकास साहब जो हैं उन्होंने भी सवालात डाले कुछ, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने सवालात डाले। कुछ सवालात मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जुनैद सफदर साहब ने अपने घर रायवेंड से अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की कि और उनकी बीवी जो हैं वो पिछले हफ्ते से पाकिस्तान में हैं। वो अपने फेवरेट जर्नलिस्ट MF को बुला ले और वो क्योंकि उनकी फैमिली को तस्वीरें खिंचवाने का इतना शौक है तो उनकी सारी फोटोग्राफिक एविडेंसेस मौजूद होंगे जो कि वो शेयर कर दें। लेकिन ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए गल्फ स्ट्रीम के लैंड करने से पहले। दूसरा उन्होंने कहा जी ये लग्जरी गवर्नमेंट जो आपकी हुकूमत ने पहले डिसऑन किया था वो अभी तक पंजाब हुकूमत के नाम पे रजिस्टर क्यों नहीं है। अच्छा, फिर ये एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए कौन सा हेड इस्तेमाल किया गया अकाउंट का, यानी कि पंजाब हुकूमत ने कहाँ से पैसे निकाले। फिर पेपरा प्रोसेस क्या फॉलो हुआ था, और अगर हुआ था तो बताइए कि जनाब जो एडवर्टाइजमेंट नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में दी गई न्यूज़पेपर में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वो किधर है। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि गल्फ स्ट्रीम रजिस्ट्रेशन नंबर N144S जो अभी लाहौर के लिए इनबाउंड है वो एक हफ्ते के लिए वियाना में क्यों खड़ा रहा। उसके बाद उन्होंने कहा जी अगर एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस की ज़रूरत थी तो आप इनवॉइस जो है पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वो हमें शेयर कर सकती हैं। वियाना जाने मेंटेनेंस पार्किंग फ़ीस का खर्चा क्या था और ये किस अकाउंट से अदायगी की गई। उसके बाद एक एयरक्राफ्ट जो कि चंद हफ्ते पहले खरीदा गया उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सवाल भी किया। और फ्लाइट मैनिफेस्ट भी ज़रा शेयर कर दीजिए, ये भी उन्होंने कहा। अच्छा, उसके बाद उमर अयूब साहब जनाब वो बड़े मेरे फेवरेट वैसे लीडर थे, ओपोजिशन लीडर। बड़े ख़तरनाक सवालात उमर अयूब साहब करते हैं। उमर अयूब साहब ने कहा जनाबे वाला सवालात किए हैं ये फॉर्म 47 की हुकूमत से। उन्होंने कहा जी ये 2019 के अल्ट्रा आयन जी रेंज गल्फ स्ट्रीम एरोस्पेस बिजनेस जेट G500 11 बिलियन प्लस की कॉस्ट पे मरीम नवाज को लेने की ज़रूरत क्या थी। ये एयरक्राफ्ट 17,000 लीटर फ्यूल कैरी करता है और 1800 लीटर पर घंटा, जिसका मतलब है कि 350 रुपया पर घंटा पर लीटर इसकी कॉस्ट है। और इसकी रेंज है 10,000 किलोमीटर। फ्यूल टैंक इसका जो फुल होता है वो होता है 6 मिलियन में कॉस्ट करता है। सर्विस सीलिंग जो होती है G500 की वो 51,000 फीट है। बिफोर द जेट इवन अटेन्स दिस एल्टीट्यूड इट वुड हैव टू डिसेंड, यानी कि जो उसका सर्विस सीलिंग है ये 50,000 51,000 फुट की बुलंदी पर उड़ता है
और यहाँ पर मरीम नवाज जो पाकिस्तान में उड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इतनी देर में ऊपर जाने से पहले उसको लैंड कर जाना होगा वो, क्योंकि जगह पे पहुंच जाता होगा। गल्फ स्ट्रीम जो है वो क्लाइंब और डिसेंड करने में ही सबसे ज़्यादा जहाज़ों को फ्यूल लगता है। तो ये तो कम हाइट पे उड़ना इकोनॉमिकल नहीं। उमर यूब साहब पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा। किसने पैनल बनाया था जिसने ये G500 सेलेक्ट किया और उसके मेंबर्स कौन थे? एवियोनिक्स का पैकेज और इंटीरियर किसने सेलेक्ट किया इस जेट का? प्राइस किसने नेगोशिएट की? एजेंट जो गल्फ स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा था वो कौन था? उसका कमीशन क्या था? फॉरेन पायलट्स जो वो कर रहे हैं, लोकल पायलट्स को ट्रेन करने की कॉस्ट होगी 4 करोड़ एक पायलट की। ठीक है। हाउ मेनी पायलट्स विल बी टाइप रेटेड इस जेट के लिए, ये भी बता दें। वेयर विल बी द जेट मेंटेन्ड बाय ट्रेन्ड मेंटेनेंस इंजीनियर, ये भी बता दें। द एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टेड Sioux Falls for Lahore International on December 26, arriving 2 days later following stops at Bangor International and Horhanda since February 6. The jet has operated out of Lahore International using the call sign Punjab 2 when Maryam Nawaz is on board. अच्छा जी, ये भाईजान उससे पहले वो कह रहे हैं कि ये जेट मेम्फिस इंटरनेशनल से सितंबर 1 तक वहाँ से चलता रहा। इट वॉज सबसिक्वेंटली लिस्टेड फॉर सेल बाय एयरक्राफ्ट ट्रांजैक्शन स्पेशलिस्ट एवी प्रो एंड सोल्ड ऑन नवंबर 14। तो ये क्वेश्चन ऊपर सारे चलाने पड़ेंगे, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का ये जेट जो है उबर की तरह चल रहा है और इसकी जो कीमत है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की तरह से की जा रही है। फिर आखिर में उन्होंने 13वें नंबर पे ये भी डाला है उमर यूब साहब ने कि इन्होंने केरोसिन ऑयल की कीमत भी 358 पर लीटर कर दी है, जो कि गरीबों का फ्यूल है उसको डाल दिया है। और ये एक जेट ए फ्यूल से भी ज़्यादा महंगी कर दी है, जो कि मरीम नवाज के जहाज़ में इस्तेमाल होते हैं, जिसकी कीमत है 342 रुपीज़ पर लीटर। उमर यूब साहब ने डाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। उसके साथ साथ एक हयात साहब है। हयात साहब बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है। हयात साहब ने ओपन सोर्स एविएशन रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने दलीलें इकट्ठी की हैं। उन्होंने कहा एविएशन रिकॉर्ड के मुताबिक N144S सीरियल नंबर 72022 के 1C यानी 12 माह वाली इंस्पेक्शन फरवरी 2025 में मुकम्मल हो चुकी थी। आमतौर पर इस किस्म की शेड्यूल टेक्निकल इंस्पेक्शन 12 माह बाद या तकरीबन 500 से ज़ायद फ्लाइट आवर्स के बाद होती है। अगर कोई तैयारा सिर्फ तकरीबन 70 दिन से इस्तेमाल में हो तो उसकी अचानक किसी बड़े बैरून मुल्क कॉन्ट्रैक्ट इंस्पेक्शन के लिए जाना मंतकी तौर पर सवाल पैदा करता है। दूसरी बात उन्होंने की, आमतौर पर किसी तैयारे को सिर्फ तकनीकी इंस्पेक्शन के लिए तकरीबन 6000 किलोमीटर नहीं भेजा जाता, खासतौर पर जब करीब और निस्बतन सस्ते मेंटेनेंस हब जैसे दुबई या सिंगापुर मौजूद हों। ज़्यादातर बड़े तकनीकी मुआयने बेस मेंटेनेंस मराकज़ पर होते हैं। वियना एयरपोर्ट बुनियादी तौर पर लाइन मेंटेनेंस की सहूलत फराहम करता है, जहाँ छोटे छोटे हल्के काम होते हैं। तीसरा उन्होंने कहा जी, दस्तियाब फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा, ये वेरी इंटरेस्टिंग है। फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक N144S गुज़िश्ता 5 दिन से तकरीबन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ने बताया 48.126 इंटू 16.536 के मुकाम पर खड़ा है। ये लोकेशन वियना इंटरपोर्ट के VIP टर्मिनल वेस्ट के करीब बनती है। ये इलाका ख़ास तौर पर VIP मुसाफिरों के लिए मुख्तस है, जहां अलहदा लाउंजेस, इमिग्रेशन और कस्टमर्स की सहूलत मौजूद होती, कस्टम्स की, और जहां से अहम शख्सियात आम मुसाफिरों की भीड़ और कंट्रोल कमर्शियल टर्मिनल्स के तरीक़ाकार से अलग रहती है। अगर जहाज़ वाकई तकनीकी मुआयने के लिए होता तो इस एयरपोर्ट के मेंटेनेंस या टेक्निकल जोन में होना चाहिए था, जो कार्गो और इंजीनियरिंग एरिया के करीब वाक़ है। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आते हैं, कुछ मैंने आपको पढ़ के सुनाया। मैंने इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने गिरफ्तार करने हैं लोग, तो मैंने कहा जो दूसरे कर रहे मैं उनको गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। पढ़ के सुनाऊँ आपको कि कौन क्या क्या सवाल रेज कर रहे हैं। उमर यूब साहब, वकास, ये हयात साहब, मोहम्मद हयात इनका नाम है, बड़े अच्छे ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन दी कि VIP लाउंज में क्या कर रहा है। मसला वही है कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ मजीद बोलने पड़ते हैं। मुझे नहीं मालूम जो नहीं सब गए हैं कि नहीं, हो सकता है लाहौर में हो सकता है ना हो, आई डोंट केयर। बट सवाल वही है कि जब आवाम को देने के लिए आपके पास इफ्तारी के पैसे नहीं है, जब तनख्वाहें देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है इस टाइम पे, ऐसे में 11 अरब रुपए का जहाज़ जिस तरीके से सूबा बर्बाद किया जा रहा है और जिस तरीके से रियासती सरपरस्ती में, अदालती सरपरस्ती में बर्बाद किया जा रहा है, कमाल की ही बात है। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब फरमा रहे हैं कि जनाब हम तैयार हैं, हम आने वाले हैं। सुहेल अफरीदी साहब जनाब अब कह रहे हैं कि जी A, B, C और D प्लान के साथ अब हम आएंगे और हमने इमरान खान रिहाई फोर्स की तैयारी मुकम्मल कर ली है और अब हम आएंगे ईद के बाद। अब ये जैसे जैसे दिन गुजरेंगे बढ़ती जाएंगी प्रेस कॉन्फ्रेंसें। राना सनाउल्लाह ने जो इंटरव्यू दिया था जनाब भट्ट साहब को एयरवाई के, उसमें उन्होंने कहा था जी 24 नवंबर को इमरान खान की रिहाई का फैसला हो चुका था।
24 को क्यों फैसला हुआ था? क्योंकि जाहिर बात है तहरीक इंसाफ 26 को बहुत बड़ा एहतजाज करने वाली थी या शुरू हो चुका था एहतजाज, बातचीत चल रही थी, ज़्यादा लोग थे, तो उससे तहरीक इंसाफ के लोगों को एक हिंट लेना चाहिए। हिंट क्या है? हिंट ये है कि भाईजान जब तक इतना बड़ा एहतजाज नहीं करेंगे कि ताकतवर हलकों को टेंशन शुरू हो जाए, उस वक्त तक आप कुछ भी पट नहीं सकते, गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं है। और सुहेल अफरीदी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको आना पड़ेगा, आपको बड़े नंबर्स में आना पड़ेगा और आपको प्लान A B C D के साथ आना पड़ेगा, और साथ साथ ज़रा आपको एक कोशिश और करनी पड़ेगी। वो कोशिश ये है कि लीडरान जो है वो पहली सफ में मौजूद हों, कोई भागे ना। लीडरान पहली सफ में मौजूद हों, कारकुनान पीछे हो। आपके कारकुनान बड़े दिलेर हैं, आपके लीडर बड़े डरपोक हैं सारे के सारे। बुरा मत बनाइएगा सुहेल अफरीदी साहब, आप अपनी तरफ से बड़े बहादुर होंगे, लेकिन बड़े फुद्दू किस्म के आपके लीडर्स हैं। गंडापुर साहब से शुरू करें, और बाकी इस पार्टी में एक इमरान खान बहादुर है, एक इमरान खान के वर्कर और कारकुन बहादुर है, बाकी सब फुद्दू पैसेंजर है। तो देख लें आपने क्या करना है। जाते जाते जनाबे वाला शहबाज हुकूमत ने अवाम के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। एक मेरे पास अब ये डॉक्यूमेंट है जनाब, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस की एडजस्टमेंट की बात करता है। इसमें उन्होंने कहा जी कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू ओगराज लेटर, और उन्होंने कहा कि जी पेट्रोलियम और डीजल की प्राइसेस चेंज नहीं करनी, गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंशियल पे करेगी 75.05 पर लीटर एंड 49.63 पर लीटर ऑन हाई स्पीड डीजल एंड एमएस का मतलब क्या होता है जी? मोटर स्पिरिट, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि डीजल की प्राइस 75 रुपये बढ़नी थी और पेट्रोल की प्राइस बढ़नी थी दोबारा 50 रुपये, ठीक है जी। तो इसके लिए उन्होंने कहा जी हमने 23 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, ये जनाब बता रहे हैं हमें वो पीएम ऑफिस वाले। अब सवाल ये है कि तेल $120 पर यूनिट था, तो इमरान खान ने 24 रुपये फी लीटर की एडजस्टमेंट उस टाइम पे दी थी, और उस वक्त इमरान खान साहब ने तकरीबन 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी। और किया क्या था इन्होंने, वो भी आपको समझाता। आज गवर्नमेंट दे रही है 23 अरब रुपए की सब्सिडी और पेट्रोल 50 लीटर फी लीटर बढ़ा भी दिए। इमरान खान ने लेवी को कर दिया था सिफर कि हम नहीं लेंगे, और इसके अलावा जो GST था 18% वो भी कर दिया था सिफर, जिसकी वजह से पैसे बचाए थे। आज 105 रुपये फी लीटर आप लेवी दे रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, ठीक है। और 100 अरब की लॉटरी आपने इन एनी केस ऑयल रिफाइनरीज वालों की लगा दिया, उसके बावजूद आपको सब्सिडी ये देनी पड़ रही है। उस टाइम पे आप कहते थे कि IMF का कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हो गया, हाय हाय बुरा हो गया, मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं कितने जावा। आज आप क्या फरमाते हैं? मैं नून लीग से ये जानना चाहता हूँ। उस टाइम पे जो MF किस्म के सहाफ़ी थे और जो MF किस्म के सियासतदान थे, सारे ये उसी जहनीत के मालिक, ये सब पिटते थे। आज वो क्या कहते हैं सब्सिडी के ऊपर? अभी भी IMF का प्रोग्राम है। एक तरफ तो आप IMF को बता रहे हैं कि जनाब कोई मसला नहीं, हमारे मुल्क में महंगाई नहीं होगी, हम तुन के रखेंगे, हम आपके सारी बातें पूरी करके देंगे। दूसरी तरफ से 23 अरब सब्सिडी भी दे रहे हैं, तो हो क्या रहा है? ज़रा समझाइएगा ज़रूर, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।